नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है आसमान का पंछी। तन्मय, उठो बेटा, स्कूल जाना है। 7 बज गए और तुम अभी तक सो रहे हो। कनिका अपने बेटे तन्मय से कह रही थी। मम्मी, सोने दो ना, वैसे भी मैं आज स्कूल जाकर क्या करूँगा। मेरे स्कूल में वार्षिक उत्सव की तैयारी चल रही है और मैं किसी में हिस्सा नहीं ले सका। आप तो जानती ही हैं, उस वक्त मैं बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन पाने की तैयारी में जुटा था और आप भी तो मुझसे कहती थी कि तन्मय, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दो। ये खेल गाना बजाना कुछ काम नहीं आएगा। तुम्हें तो देहरादून के बड़े स्कूल में पढ़ना है। वार्षिक उत्सव की तैयारी में सारा समय बर्बाद हो जाएगा। अब आप ही बताइए, यदि स्कूल में आज पढ़ाई नहीं होगी, केवल तैयारी होगी, तो मैं समय बर्बाद करने क्यों जाऊं। तन्मय बेटा, अभी तो देहरादून के स्कूल के एडमिशन की परीक्षा समाप्त हो गई है। तुम घर बैठकर क्या करोगे। सारा दिन समय बर्बाद करने से अच्छा है कि स्कूल में ही तैयारियों को देखो और मजे करो। मम्मी, मैं हमेशा वही करूँ ना जो आप मुझसे कहती हैं। अगर आप कहेंगी तो मैं वार्षिक उत्सव में भाग लूँगा, आप नहीं कहेंगी तो नहीं लूँगा। आप स्कूल जाने को कहेंगी तो स्कूल जाऊँगा, नहीं कहेंगी तो नहीं जाऊँगा। क्या मेरी कोई मर्जी नहीं? क्या मैं आपके हाथों की कठपुतली मात्र हूँ? ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। आपको पता है मेरे स्कूल के सारे दोस्त मुझे कितना चिढ़ाते हैं। मुझे टीचर को भी जवाब देना पड़ता है कि मैं वार्षिक उत्सव में भाग क्यों नहीं ले रहा हूँ। मैं सबसे क्या कहूँ कि मेरी माँ को ये सब समय की बर्बादी लगती है। जब शाम को मेरे सारे दोस्त खेलते हैं तब भी आप मुझे पढ़ाती ही रहती हैं। दूसरे बच्चों की तरह मेरा भी खेलने का मन करता है, लेकिन मेरे मन को समझने वाला यहाँ है कौन। मैं तो बस घड़ी की सुई की तरह भागता ही रहता हूँ। आखिर सबको पीछे छोड़ते हुए मुझे सबसे आगे जो निकलना है ना माँ। तन्मय अपना गुस्सा जाहिर करते हुए वहां से उठकर चला गया। कनिका ने तन्मय का यह रूप पहले कभी नहीं देखा था। हालांकि कनिका के पति आनंद उसे हमेशा कहते थे कि बच्चों को अपने हिसाब से भी जीने दो, लेकिन वो आनंद को भी चुप करा देती। कनिका चाहती थी कि उसका बेटा देहरादून के बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़कर बड़ा आदमी बने। तन्मय 8वीं कक्षा में जाने वाला था और बोर्डिंग स्कूल का रिजल्ट भी कुछ ही दिनों में निकलने वाला था। कनिका तो समझती थी कि वो कितनी जिम्मेदार माँ है। हर वक्त अपने बेटे का भविष्य बनाने में लगी रहती है, लेकिन जिस बेटे के बारे में वो इतना सोचती है, वो उसके बारे में क्या सोचता है, ये जानकर वो अचंभित रह गई। खुद को एक समझदार और जिम्मेदार माँ समझने का उसका भ्रम अब टूट चुका था। मन एक अजीब सी उधेड़-बुन में लग गया था, जैसे अतीत में झांककर जानना चाहता हो कि आखिर चूक हुई तो कहाँ। कनिका को जब किसी उलझन का हल नहीं सूझता तो वो अकेले बाहर बालकनी में बैठ जाती है। आज भी उसने वही किया। बुझे मन से वो आसमान की तरफ देखने लगी। तभी उसकी नज़र सामने एक पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ पर कुछ पंछी उछल कूद कर रहे थे। कभी वो इस डाली पर बैठते तो कभी उस पर। उनकी हरकतों से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बहुत खुश हैं। कनिका सोचने लगी, क्या उसने कभी तन्मय को ऐसा स्वच्छंद उन्मुक्त बचपन दिया है। बचपन की ऐसी तमाम नादानियां करने दी हैं जो हर बच्चे का पहला अधिकार होता है। सोचते हुए कनिका की आंखें भर आईं।
उसे याद आया कि कैसे तन्मय बाकी सभी बच्चों की तरह बारिश में बाहर आंगन में भीगने की जिद करता, पर कनिका हमेशा यह दलील देकर उसे चुप करा देती कि भीगने से सर्दी लग जाएगी। लेकिन ना भीगने से क्या तन्मय को कभी सर्दी नहीं लगी? फिर उसकी नज़र घर के नीचे पानी में बहती कागज की नाव पर पड़ी, जो हिलती डुलती मजे से पानी में बह रही थी, और उसे देख बच्चे खुश हो रहे थे। वैसे भी बेमौसम बरसात में बच्चे और भी झूम उठते थे। एक बार फिर कनिका को कुछ पुरानी बातें याद आ गई। तन्मय भी जब इतना बड़ा था तो एक दिन स्कूल से आया और कागज की नाव बनाने लगा, मगर उससे वो बन नहीं पा रही थी। तब कनिका ने यह देखा तो उसने कहा, बेटा, इस कागज की नाव के लिए तुम इतने परेशान हो रहे हो, इससे क्या होगा? तुम्हें तो बहुत बड़ा इंजीनियर बनना है। तुम तो बड़े बड़े जहाज बनाओगे। इस कागज के जहाज से क्या करना? चलो खाना खा लो। नहीं मम्मी, मैं कागज की नाव ही बनाऊंगा। मैं बड़ा जहाज नहीं बनाऊंगा। मैं इसे बनाकर मिट्टू और बंटी के साथ शाम को पानी में बहाऊंगा। फिर हम लोग देखेंगे कि किसकी नाव आगे जाती है। अरे, नाव की रेस जीतकर क्या करोगे? चलो चुपचाप खाना खाओ और पढ़ने के लिए बैठो। कहते हुए कनिका ने उसकी टेढ़ी मेढ़ी नाव को फाड़कर फेंक दिया। कनिका की इस हरकत पर तन्मय फूट फूट कर रोने लगा, लेकिन उसका दिल नहीं पसीजा। वो उसे डाइनिंग टेबल पर ले गई और चुपचाप खाना खाने को कहा। तन्मय रोता रहा और कनिका उसके मुंह में खाना ठूसती रही। कनिका को याद आया कि उसने कभी तन्मय को कहीं अकेले नहीं जाने दिया। जब उसके सभी दोस्त बर्थडे पार्टी में जाते और वो भी जाने की जिद करता तो कनिका साफ मना कर देती। उसे लगता कि कोई बच्चा उसे गिरा ना दे, उसे कहीं चोट ना लग जाए। यही वजह थी कि वो उसे छुट्टी के दिन भी दोस्तों के घर नहीं जाने देती थी। वो हमेशा उसके दोस्तों से कहती कि वो सभी उसके घर आ जाएं, लेकिन तन्मय उनके घर नहीं जाएगा। शुरू में तो दोस्त उसके घर आते थे, लेकिन धीरे धीरे सबने आना बंद कर दिया और तन्मय अकेला पड़ता चला गया। जब भी उसने इस बारे में कनिका से शिकायत की तो उसका जवाब होता कि आखिर तन्मय को दोस्तों की ज़रूरत ही क्या है। उसकी माँ ही उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। तन्मय तब घुट के रह जाता। कनिका को शायद तब उसकी घुटन का अंदाजा नहीं हुआ, लेकिन आज अपने जवान होते बेटे की बातों से उसे ये आभास हो रहा था कि सच में उसने अपने बेटे को इतना जकड़ कर रखा कि उसका बचपन ही दबकर रह गया। वो बचपन जब व्यक्ति आसमान का स्वच्छंद पंछी होता है, वो बचपन जहाँ इंसान बेफिक्री से सिर्फ वर्तमान में जीता है, वो बचपन जिसकी खट्टी मीठी यादें उम्र भर जेहन में ताज़ा रहती हैं और जीने का संबल बनती हैं। वो बचपन जो कभी लौट कर नहीं आता और जिसे दोबारा जीने की ख्वाहिश हर दिल में रहती है। मन में ऐसे ही न जाने कितने विचार एक साथ उथल पुथल मचा रहे थे। कनिका के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी कुछ सोचते हुए कनिका उठी और मन ही मन बुदबुदाने लगी। जो समय बीत गया उसे तो मैं वापस नहीं ला सकती, लेकिन अपने बेटे से माफ़ी तो मांग ही सकती हूँ। वो अंदर आई तो देखा तन्मय स्कूल जा चुका था। दूध का गिलास वैसे ही रखा था। आज जाने से पहले तन्मय ने उसे बाय भी नहीं किया। फिर कुछ सोचते हुए कनिका जल्दी जल्दी तैयार हुई और नीचे जाकर उसने गाड़ी निकाली। रास्ते में एक गुलदस्ते वाले के पास उसने गाड़ी रोकी और
उससे बढ़िया सा गुलदस्ता बनाने को कहा। वह गुलदस्ता लेकर तन्मय के स्कूल के पास खड़ी हो गई। संयोग से तभी तन्मय की बस आई। तन्मय बस से उतरा तो अपनी गाड़ी सामने देखकर वहां रुक गया। माँ को सामने खड़ा देख उसने बेमन से पूछा, मम्मी आप यहाँ क्यों आई हैं? तुम्हें कुछ देने और तुमसे कुछ कहने। पर यहाँ ऐसी क्या बात है? ये तुम्हारे लिए है बेटा, मुझे माफ़ कर देना। तन्मय ने गुलदस्ता लिया और उसमें वह नोट पड़ा जिसमें लिखा था, मुझे माफ़ कर देना तन्मय। बेटा मैंने तुम्हें जन्म तो दिया लेकिन अच्छा जीवन नहीं दिया। मैंने तुम्हें खुले आसमान में उड़ने का हौसला तो दिया लेकिन अपनी मर्जी से उड़ने की इजाज़त नहीं दी। तुम्हें उड़ने के लिए पंख तो दिए लेकिन उड़ने से पहले ही उन्हें काट दिया। मैंने तुम्हें कभी आज़ाद चिड़िया की तरह स्वच्छंद महसूस नहीं करने दिया। मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ, तुम्हारी स्वार्थी माँ। माँ के मन के भाव पढ़कर तन्मय रो पड़ा और कनिका से लिपटकर बोला, नहीं माँ, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, बल्कि आज तो मैं आपका गुनहगार हूँ। आज मैंने आपसे कितनी बदतमीजी से बात की, कितना कुछ कह गया मैं आपसे। तन्मय की बात को बीच में ही काटते हुए कनिका ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, यदि तुम आज नहीं कहते तो बहुत देर हो जाती और शायद मैं अपने बेटे को खो देती। आज तुमने अपने दिल की बात कहकर मुझे अपनी गलतियों का एहसास कराया है, मुझे मेरे मातृत्व का बोध कराया है। सही मायने में आज मैं तुम्हारी माँ बन पाई हूँ, तुम्हारी भावनाओं को समझ पाई हूँ। आज मुझे इस बात का एहसास हुआ है कि मेरी ख्वाहिशों का बोझ उठाते उठाते तुमने न जाने अपनी कितनी ख्वाहिशों को मन ही मन में दबा दिया। माँ के अविरल बहते आंसुओं को पोंछते हुए तन्मय ने उनके होंठों पर उंगली रखते हुए उन्हें चुप हो जाने का इशारा किया। चुप हो जाओ मम्मी, मेरे दोस्त देख रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम्हें स्कूल जाना है। माँ की इस बदले रूप की खुशी तन्मय के चेहरे पर भी साफ नजर आ रही थी। उसने माँ को कसकर गले लगाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, आई लव यू मम्मी। स्कूल से लौटकर आपसे ढेर सारी बातें करूँगा, अभी चलता हूँ। उछलता हुआ तन्मय उसका गुलदस्ता अपने दोस्तों को दिखा रहा था। कनिका का नोट उसने जेब में डाल लिया। कनिका अपने बेटे की समझदारी पर फूले नहीं